हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि की। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए एक और पार्ट लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर है 45। इससे पहले दोस्तों हमने जितने भी प्रीवियस क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। आपको डेफिनेटली आगामी सभी एग्जाम में दोस्तों हेल्प मिलने वाली है। पीवाईज क्यूज दोस्तों हम आपको करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी करवाते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको आगामी सभी एग्जाम में मदद करेंगे। खासकर उत्तराखंड एलटी तो दोस्तों लाइनअप में है, वहां पर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो मॉडल पेपर 2024 का पार्ट नंबर है 45। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा पूरी क्लास देखा करें, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा कितना स्कोर करते हो वो भी जरूर बताओ कमेंट में, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इससे भी बेहतर आपके लिए कंटेंट अगली बार जरूर लेकर आएंगे। इसलिए दोस्तों यहां पर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। जल्दी से दोस्तों आज करेंगे फटाफट से सेशन को। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्या है? The appropriate term to explain the subject matter of educational psychology। निश्चयात्मकता, संभावना, पूर्णता, पूर्वनीयता या फिर विकासशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान के कंटेंट को आप एक्सप्लेन करना चाहते तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासशीलता। यानी कि विकासशीलता, देखिए हमें पता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक दोस्तों लगातार विकास कर रहा है, एक विकासशील विषय है। ठीक है, इसमें समय के अनुसार दोस्तों क्या है कि आपकी डेफिनेटली चेंजेस आते रहते हैं। कई सारी डेफिनेशन उसमें चेंजेस आते रहते हैं, चाहे आप किसी के बिहेवियर की व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी और मैटर पे बात कर रहे हो। तो दोस्तों इसमें लगातार क्या है, विकास होता रहता है। तो विकासशीलता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? ये किशोरावस्था में होता है, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था में? इन विच स्टेज ईगो वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड्स? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। देखिए हमने पढ़ा था एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसमें एरिक एरिक्सन के द्वारा दोस्तों दिया गया है। 8 स्टेजेस दोस्तों इन्होंने बताई है, जिसमें एक स्टेज होती है अहम बनाम भूमिका। ठीक है, अब ये जो स्टेज होती है वो होती है 13 से 18 वर्ष की, और 13 से 18 वर्ष का काल कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है किशोरावस्था का। ठीक है, तो अहम बनाम भूमिका द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट का प्रसार कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? वो किशोरावस्था में होती है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दोस्तों दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट है, जरूर पढ़ लेना। इसके बाद देखेंगे जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? जेबी वॉटसन ने क्या बोला है? मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या फिर मन का? सो जेबी वॉटसन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल स्टेट, बिहेवियर या फिर कॉन्शियसनेस या फिर माइंड। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ये सी गलत है दोस्तों, सी को मत देखो, बी इज राइट। व्यवहार का दोस्तों ये अध्ययन है, जेबी वॉटसन है भाई। जो वॉटसन है दोस्तों, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बोला है। ठीक है ना, व्यवहार का अध्ययन बोला है। ठीक है ना। अब चेतना का अगर हम बात करें तो चेतना के कौन है दोस्तों? वो है विलियम वुंट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया चेतना वाले कौन है, तो वो हैं विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने बोला है। ठीक है ना। और जैसे मन का विज्ञान बोलेंगे तो ये इसके हैं पोम्पानॉजी। ठीक है, पोम्पानॉजी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो अगर क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो व्यवहार का किससे होगा दोस्तों? वो होगा जेबी वॉटसन से। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास? चाइल्ड डेवलपमेंट इज लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कूल एंड टीचर्स। ठीक, तो विद्यालय एवं शिक्षक
के द्वारा सबसे कम कौन सा विकास प्रभावित होता है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए भैया, शारीरिक विकास सबसे कम प्रभावित होता है टीचर्स एंड स्कूल से। ठीक है, बाकी अब देखिए मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी प्रकार के विकास है दोस्तों, इन पर प्रभाव पड़ता है। भाई शारीरिक विकास पे किसका प्रभाव पड़ता है? ज्यादातर आपके वंशानुक्रम का, आपके वातावरण का, ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनका, आपकी दिनचर्या कैसी है, खेल कूद कितना करते हैं, संतुलित भोजन, ये सब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है, यानी कि ईगो असिस्टेंट कौन है भाई? अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति करने में, द्वंद्व की प्राप्ति करने में, या फिर दृश्य स्पष्टता प्राप्त करने में। ईगो सहायक दोस्तों क्या है? ईगो सहायक क्या है दोस्तों? ये है लर्निंग एटीट्यूड एंड स्किल्स, यानी कि अभिवृत्ति एवं कौशल को सीखने में ईगो सहायक यानी कि ईगो असिस्टेंट दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है ना? तो अभी जो एरिक एरिक्सन है इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ईगो सहायक है वो क्या है? अभिवृत्तियों एवं कौशलों को सीखने में काम आता है, मतलब कि दिस इज अ लर्निंग एटीट्यूड एंड स्किल्स। ठीक है, ईगो सहायक का मतलब ये है। ठीक, अगला देखेंगे, वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर को बढ़ता है उसको क्या कहते हैं भैया? इसको सेफेलोकेडल बोलते हैं, सेफेलोकेडल या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर लंबर या फिर स्पाइनल। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? कई बार दोस्तों आपको बताया है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सेफेलोकेडल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर को होती है, तो इसको बोलते हैं सेफेलोकेडल। सो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अगला देखेंगे, हेविंगहर्ट्स के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? हेविंगहर्ट्स हैं, इन्होंने बताया है कि जो किशोरावस्था का डेवलपमेंटल फंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? भौतिक संरचना को स्वीकार करना, स्वास्थ्य बनाए रखना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, खुश और स्वस्थ रहे, नौकरी और करियर की तैयारी करें। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये खुश और स्वस्थ रहें, ये विकासात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अगला देखिए, एक्सेप्टिंग द फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग हेल्थ एंड बी सोशल रिस्पॉन्सिबल, विकासात्मक रूप से, एंड प्रिपेयर फॉर जॉब एंड करियर, ये सभी दोस्तों किसमें आता है? विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन खुश और स्वस्थ रहना विकासात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, ग्रोथ, संतुलन या फिर परिपक्वता? बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव पर्सनल एबिलिटी, इट इज नोन एज, सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि मात्रात्मक रूप से जब व्यक्तिगत क्षमता में परिवर्तन आता है या फिर प्रोसेस जब होती है, उसको दोस्तों हम ग्रोथ के नाम से दोस्तों जानते हैं। जैसे आपकी हाइट बढ़ना, ठीक है, वेट बढ़ना, ये सभी दोस्तों क्या है? ग्रोथ है एक तरह से। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जीन, निषेचित अंडा या फिर युग्मज? ठीक, तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता की इकाई कौन है दोस्तों? वो है जीन। ठीक है, जीन आपके यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ठीक है, जीन किसमें होते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम के अंतर्गत होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होते हैं और इनके कारण ही विशेषताएं या कोई भी आपके अंदर जो स्पेशलिटी होती है उसको निर्धारित करने वाले ये कारक होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना भाई क्या है? ये है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ निष्क्रिय सहानुभूति, यानी कि पैसिव सिंपैथी के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है, तो सक्रिय सहानुभूति, देखिए आप समझ लीजिए भाई, सक्रिय सहानुभूति का मतलब है कि एक्टिव एम्पैथी। एक्टिव एम्पैथी का अर्थ है कि इसमें क्रियाशीलता होती है, जैसे अगर आप किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं। ठीक है, निष्क्रिय सहानुभूति का मतलब वही है कि दोस्तों अगर किसी दुखी व्यक्ति को आपने कह के बोल दिया कि भाई केवल सहानुभूति टाइप की दी, ठीक है, 2-4 शब्द कह दिया।
अब इसके अलावा दोस्तों व्यक्तिगत सहानुभूति होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति जो सहानुभूति होती है उसको हम पर्सनल सिंपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, ठीक। और एक होती है इसके अलावा ग्रुप सिंपैथी। तो ग्रुप सिंपैथी में क्या होता है कि एक समूह के सभी व्यक्तियों के द्वारा कम या अधिक मात्रा में व्यक्त की जाने वाली जो सहानुभूति होती है उसको हम ग्रुप सिंपैथी के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि निष्क्रिय सहानुभूति इसको बोला जाएगा। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या कम होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था के बाद। कहां पर ऐसा होता है दोस्तों? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज लेस इन्फेंसी, चाइल्ड, आफ्टर एडोलेसेंस या फिर आफ्टर एडल्टहुड। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था के बाद दोस्तों मनुष्य के शरीर के हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ज्यादा होती हैं, बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना क्या कहलाता है? मॉडिफाइंग, चेंजिंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम समाविष्टीकरण, यानी कि एकोमोडेशन, ठीक है ना। तो समाविष्टीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों कि भैया वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण, ठीक है। मॉडिफाइंग, चेंजिंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इज नोन एज अ एकोमोडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? समाविष्टीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो समाविष्टीकरण में होता क्या है दोस्तों? नवीन परिवर्तन और संशोधन होता है मौजूदा स्कीमा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्रूनर ने संप्रत्यय निर्माण में नहीं पहचानी? ठीक, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में ब्रूनर ने नहीं रिकॉग्नाइज की कौन सी स्ट्रेटेजी? साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव स्कैनिंग या फिर परसेप्टिबिलिटी, ठीक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परसेप्टिबिलिटी दोस्तों नहीं है। ब्रूनर का दोस्तों कौन सा है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 4 रणनीतियां दोस्तों बताई हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी साइमल्टेनियस स्कैनिंग आती है, सक्सेसिव स्कैनिंग आती है, इसके अलावा कंजर्वेटिव स्कैनिंग आती है और इसके बाद आती है फॉक्स गैम्बलिंग, ठीक है। आती है फॉक्स गैम्बलिंग। इसके बारे में दोस्तों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद कर लो। तो परसेप्टिबिलिटी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों? ठीक, सो व्हाट इज अ प्राइमरी लॉ? साहचर्य परिवर्तन का नियम, तत्परता का नियम, बहुनी क्रिया का नियम या फिर आर्थिक क्रिया का नियम? भैया क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता का जो नियम है दोस्तों वो इनका क्या है? प्राइमरी लॉ है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 इनके क्या है? प्राथमिक नियम है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है? नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर कौन सा नहीं है? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता या फिर नैतिक आदर्शवाद, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? नैतिक यथार्थता यानी कि मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वालिटी, मोरल रिलेटिविज्म एंड मोरल आइडियलिज्म। तो क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आदर्शवाद इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें आपके 3 आएंगे, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। नैतिक आदर्शवाद इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के रचनावाद दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग में कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी पर्यावरण से सीखने के निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो लर्नर है आर पैसिव
रेसिपिएंट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है भाई, पर्यावरण से सीखने के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है ना भाई, रचनात्मक अधिगम में तो शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं ना, तो निष्क्रिय रूप से कैसे कर सकता है, तो पैसिव ना होके दोस्तों क्या होगा, वो एक्टिव होगा। ठीक है ना, सो लर्नर इज एक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज करेक्ट। ओके, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर क्या आधारित है? ठीक, पियाजे, ब्रूनर, वाइगोट्स्की या फिर आसुबेल। डिस्कवरी लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग गिवन बाय। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित कौन है दोस्तों, ब्रूनर है। ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो आसुबेल के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो इसका दोनों ही होना चाहिए। तो डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है दोस्तों, इसका दोस्तों ए और बी और सी दोस्तों दोनों हो सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा वो करेंगे, ब्रूनर एंड आसुबेल आर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वैसे बी वाला ऑप्शन ही इसका राइट होगा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18, चेनिंग की संकल्पना संबंधित है। अरे पहले ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। चेनिंग की संकल्पना संबद्ध है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है दोस्तों, हमने इसका ऑलरेडी पढ़ रखा है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज रिलेटेड टू क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन से दोस्तों आपकी संबंधित है। ठीक है ना, जो श्रृंखला अधिगम है तो उसकी अवधारणा स्किनर की अवधारणा थी दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना चलिए अगला देखेंगे, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशनल साइकिल कौन कौन से है दोस्तों? अधिगम, पुरस्कार, संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। तो अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण दोस्तों घटक कौन से हैं? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। सो बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रमित में सम्मिलित नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला भैया, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ये नहीं है इसमें। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद नहीं है, दैहिक आवश्यकताएं हैं, स्नेह एवं संबद्धता है, आत्मसिद्धि है, ये दोस्तों इसमें आता है। बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भाई साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय सिगमंड फ्राइड, तो कौन सी अवस्था इसमें नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या फिर लेटेंसी अवस्था। ठीक है, सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये है इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। ठीक है ना, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक, तो ये दोस्तों एक अवस्था नहीं, एक प्रवृत्ति है वैसे देखा जाए तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? किसी का पर्सनैलिटी का अगर आपने असेसमेंट करना है तो इंडिविजुअल मेथड नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची तकनीक या फिर निर्धारण मापनी। ठीक, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव मेथड कौन सी नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा निर्धारण मापनी। ठीक है ना, निर्धारण मापनी दोस्तों एक वस्तुनिष्ठ मेथड होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड होती है। गोल्टन ने इसका प्रतिपादन भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गोल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसको। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। बाकी देखा जाए तो ये व्यक्तिगत इतिहास सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। साक्षात्कार तकनीक ये भी व्यक्तिगत विधि है। वस्तु सूची तकनीक ये भी आपकी क्या है, व्यक्तिगत तकनीक है। निर्धारण मापनी दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्क व्यक्तियों की श्रेणी का क्या अनुपात बताया है?
तो इनके द्वारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे शेल्डन ने क्लास रेशियो ऑफ डोमिनेंट एंडोमॉर्फ का इन्होंने किस तरह का श्रेणी का अनुपात बताया है, तो शारीरिक गठन के आधार पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 7:1:1। ठीक है, तो शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकर को मानते हुए जो बिल्कुल एंडोमॉर्फिक होते हैं यानी कि डोमिनेंट एंडोमॉर्फ होते हैं, तो उनकी श्रेणियों का अनुपात कितना है, 7:1:1, 7.1.1 इस तरह से दोस्तों है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें से कौन सा दोस्तों रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, डिफेंसिव प्रोसेस नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। साचर्यता, प्रतिपूर्ति, प्रतिगमन या फिर उदातीकरण, कंपेनियनशिप, रिम्बर्समेंट, रिग्रेशन या फिर सब्लिमेशन। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यता नहीं होगा दोस्तों, या फिर एसोसिएशनशिप भी इसको बोल सकते हैं या फिर कंपेनियनशिप भी बोल सकते हैं। तो अब रक्षात्मक प्रक्रियाएं क्या होती है दोस्तों, जिसमें आप क्या कहते हैं, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का दोस्तों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो व्यक्तित्व का रक्षा कवच भी एक तरह से। तो साहचर्यता दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता, साक्षरता कोई भी इस तरह की युक्ति नहीं होती। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग है, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ इनफ्रेंशियल टेस्ट या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक, अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में या फिर श्रेणी विभाजन में। तो एक्चुअली इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है छात्रों के वर्गीकरण में होता है। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन में परफॉर्मेंस टेस्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ जितने भी जो टेस्ट होते हैं जनरली क्या होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट ही होते हैं। ठीक, तो उसके कारण से क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर पाते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक है या मंदबुद्धि बालक है या सामान्य छात्र है, तो वो ज्यादातर आपका इनका यूज होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट, जनसंचार, संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला या फिर संप्रेषण माध्यम। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहला तत्व क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऑफ कोर्स मैसेज सेंडर, संदेश भेजने वाला। सबसे पहले संदेश भेजने वाला अपना संदेश को क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेषक या फिर संचारकर्ता भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेषक आएगा, फिर आपका संदेश आएगा, फिर उसकी एनकोडिंग होगी, फिर माध्यम से, जिस माध्यम से जाएगा, फिर उस रिसीवर है उसको रिसीव करेगा। ठीक है, फिर उसको डिकोड करेगा एंड देन उसके बाद उसमें फीडबैक देगा। तो इस तरह से दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस आपकी चलती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सूचना एवं संप्रेषण की दुनिया में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है 1942, 1950, 1956 या फिर 1986। तो सूचना एवं संप्रेषण की दुनिया में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस पहली बार कब यूज हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1950 में। ठीक है, तो 1950 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना एवं संप्रेषण की दुनिया में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद ही करना पड़ेगा। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, गलत प्रशिक्षण, जरूरत से अधिक चिंता, अपूर्ण जिज्ञासा या फिर पूर्व अधिगम। तो संप्रेषण के दौरान कौन सी साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, कम्युनिकेशन के दौरान पे कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, यानी कि जिसके कारण कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं आती है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व अधिगम। ठीक है, पूर्व अधिगम नहीं आता है इसके अंतर्गत, जो कि कम्युनिकेशन को रोके। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक बाधा में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो क्या है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, इसके अलावा आपका ध्यान नहीं है। ठीक, मिस परसेप्शन है, गलत तरीके से आपका प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, चिंता है, कोई तनाव है, अपूर्ण जिज्ञासा है, मतलब कि आप पूरी तरह से जिज्ञासा नहीं है। ठीक, कोई अभिप्रेरणा नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या है, ये मनोवैज्ञानिक बाधा यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। बाकी आपका पूर्व अधिगम जो आपने पूर्व में सीखा है उसका कम्युनिकेशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वो बाधा में नहीं आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है कहा जाता है, रेखीय अधिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, रेखीय शाखीय अभिक्रमित या फिर अवरोह अभिक्रमित। एवरी लर्नर फॉलो अ सिमिलर पाथ,
उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रेखीय अभिक्रमित इसको बुलाता है, ठीक है ना, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है रेखीय यानी कि लीनियर, यानी कि एक समान रास्ते का अनुसरण करना है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए सप्ताह में न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य नहीं है दोस्तों, 45 घंटों का कार्य है। तो 45 घंटों का कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। सो डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सब सही है। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की भी बात की गई है, लेकिन 45 घंटों का कार्य भी है, 60 घंटे काम नहीं है प्रति सप्ताह। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 30 MCQ एंड आई होप कि दैट you all like this video and if you liked it तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और अगर हमारा काम अप्रिशिएबल लगता है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।